अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स के साथ डॉक्टर हसन बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिक्र करेंगे कुछ पाकिस्तान की पॉलिसी का। पिछली 2 एपिसोड्स में हमने जिक्र किया था कि रशिया की जो यूक्रेन में एनेक्सेशन है, जो यूक्रेन में उसने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर परमानेंटली कब्ज़ा कर लिया, उसके नतीजे में दुनिया में क्या क्या असरात मुरतब हुए हैं और क्या क्या दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह जो है वो एक इंस्टेबिलिटी में जा रहा है। लेकिन इस इंस्टेबिलिटी ने, जब भी दुनिया में इंस्टेबिलिटी पैदा होती है तो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के लिए नए चैलेंजेस उभरते हैं, और ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए जो जियोग्राफिकली या स्ट्रेटिजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पर हों, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, उनके लिए ज़्यादा क्राइसिस डेवलप होते हैं। और पाकिस्तान ऑफ कोर्स एक इसी तरह का मुल्क है। ये जो दुनिया में एक इंस्टेबिलिटी आई है, इसके नतीजे में अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं, और हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि इस तूफ़ान से हम अपनी कश्ती को सलामती के साथ निकाल सकें। सबसे पहले तो बात करते हैं कुछ फ़ॉरेन पॉलिसी की। फ़ॉरेन पॉलिसी में बड़ी फैंसी टर्म्स हैं। बैलेंस ऑफ पावर है, ये कहा जाता है किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी, सबके साथ बना कर रखनी है, सबसे फ़ायदे भी लेने हैं, सबके साथ हंस खेल कर भी मिलना है, स्माइल करके मिलना है, सबसे हाथ मिलाना है, सबके साथ चलना है। थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हमने तो देखना है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। क्या पाकिस्तान वो हेनरी किसिंजर वाली बैलेंस ऑफ पावर्स की पॉलिटिक्स कर सकता है? यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा कि 1965 की जंग के बाद जब सदर अयूब रूसी वज़ीर आज़म कोसिगन से मिले, तो सदर अयूब ने कुछ इस तरह की बात की कि देखें जी, रूस ने भी अपने मुफादात के लिए जो है वो जंगें वगैरह की हुई हैं और बड़ा कुछ किया हुआ है, तो अब हमें क्यों इतने अमन के भाषण दे रहे हैं। तो कोसिगन ने बड़ी एक सिंपल फ्लैट स्ट्रेट बात कही सदर अयूब को। कोसिगन ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा मुल्क है, और सोवियत यूनियन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना मुमकिन और प्रॉपर है जो कि पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के लिए ना ही मुमकिन है और ना ही प्रॉपर और पॉसिबल है। तो बेसिकली बातें तो बहुत अच्छी हैं। अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे रखे हैं, चीन से भी अच्छे रखे हैं, रूस से भी अच्छे रखे हैं, इंडिया से भी अच्छे रखे हैं, सबसे अच्छे रखे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अब जो दुनिया एक बाईपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, और ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब दुनिया रुकेगी नहीं। दुनिया इन मुकम्मल तौर पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब दुनिया बाईपोलर होने वाली है, और अब दुनिया में 2 धड़े बनने वाले हैं, जैसे कोल्ड वॉर के दौर में थे। एक सर्द जंग, चीन और अमेरिका की सर्द जंग का प्रैक्टिकली आगाज़ हो चुका है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क को अल्टीमेटली एक ना एक साइड पकड़नी पड़ेगी, हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी लानी ही पड़ेगी। और इंटरेस्टिंगली अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स और चीन, जो कि 2 अपोजिंग पावर्स हैं, उनकी ख्वाहिशात देखें तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी बिल्कुल भी ना ले, और इसी तरह जो है वो कन्फ्यूजन के आलम में फिरता रहे बीच में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को भी ये बात पता है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चाइना के साथ है। तो वो चाहते हैं कि हमारे साथ ना जाए तो एटलीस्ट चाइना के साथ भी ना जाए, तो डिप्लोमेसी के नाम पर बस वो कोलू के बैल की तरह बीच में ही चक्कर काटता रहे, और न चीन से प्रॉपर फ़ायदा और सपोर्ट हासिल कर सके, और दूसरी साइड से तो वैसे ही नहीं मिल रही। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है वही चीज़, जो वो वैसे बातें तो वो बड़ी करते हैं, ब्लॉक्स नहीं बनाने, ये नहीं करने, वो नहीं करने, लेकिन इंडिया के केस में यूनाइटेड स्टेट्स बड़ा क्लियरली ये चाहता है कि इंडिया रूस को डिच करे, चीन को डिच करे और अमेरिका के साथ आ जाए। उस वक्त अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंडिया फ्री वर्ल्ड वाली बातें करे या फ्री मार्केट वाली बातें करे और हर तरफ अपनी इकोनॉमिक टेंटिकल्स फैलाए, बल्कि अमेरिका की ख्वाहिश बड़ी क्लियरली है कि वो चीन और रूस दोनों से मुकम्मल तौर पर इंडिया कतई ताल्लुक़ कर ले। अब जो चीन की ख्वाहिश है ना, वो मुकम्मल तौर पर इसके ऑपोजिट है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान अपनी क्लैरिटी शो करे, पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ जाए, अमेरिका वाले ब्लॉक को छोड़ दे, और चीन चाहता है कि इंडिया बीच में रहे। कुछ इंडिया के चीन के साथ ताल्लुकात भी रहे, बेशक यूएस के साथ भी रहे, क्योंकि चीन को ये बात पता है कि अल्टीमेटली इंडिया के जो एम्बिशंस हैं, जो रीजनल और स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं, वो अमेरिकी कैंप में ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरे हो सकते हैं। और चीन के साथ तो खैर उनका कोई इस तरह का स्ट्रेटेजिक तालमेल बनता ही नहीं है कि वो चीन के साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकें। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम ईस्ट वाला रास्ता लें, वेस्ट को अब हमें डिच करना होगा। अल्टीमेटली हमने ईस्टर्न ब्लॉक में शामिल होना है इस नई कोल्ड वॉर में, वरना हमारा सर्वाइवल ख़तरे में इस तरह पड़ जाएगा कि वेस्टर्न ब्लॉक तो हमें फ़ायदा देगा नहीं, और ईस्टर्न ब्लॉक जिसके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है
वो भी फिर हमें अनरिलायबल समझेंगे, हमें वो भी सीधा हाथ नहीं देंगे। हम दोनों तरफ से रांदा दरगाह होकर एक बड़े बेरहम और अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन के रहमो करम पर आ जाएंगे। अब चलें, हमने ये तो डिटरमिन कर लिया कि पाकिस्तान को ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ईजियर सेड देन डन ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स वेस्ट के साथ हैं। हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स ट्रेनिंग करने वेस्टर्न अकेडमीज़ में जाते हैं, एटलीस्ट द मोस्ट एलीट ऑफ देम। उसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ी सोसाइटी का एक सेगमेंट है जो स्कॉलरशिप्स पर वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है। इस तरह के स्कॉलरशिप्स या इस तरह की बहुत ज़्यादा हमारा जो कल्चरल एक लिंकेज है या एजुकेशनल लिंकेज है वो ईस्टर्न ब्लॉक के मुल्कों के साथ नहीं है, चीन के साथ भी इवन नहीं है। लेकिन वेस्ट में हमारे लोग बड़े शौक से जाते हैं, बल्कि वेस्ट को तो हमारी सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। हमारी सोसाइटी में तो अक्सरियत अपर मिडिल क्लास की ये ड्रीम होती है कि वो बाहर चले जाएं। डॉक्टर की ड्रीम होती है कि वो USMLE पास कर ले, इंजीनियर की ड्रीम होती है कि उसे कहीं बाहर जॉब मिल जाए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, कहीं भी चले जाएं, बस उनका दिल होता है कि कहीं वेस्ट में जाएं। ये हमारी सोसाइटी की एक बड़ी वाइड स्प्रेड साइकोलॉजी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वेस्ट से डीलिंग करना बहुत मुश्किल काम होगा, और बहुत मुश्किल काम तो है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। तो जो काम बहुत मुश्किल भी और बहुत ज़रूरी भी हो, उसका एक ही तरीका होता है कि आप पूरी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से उस पर लग जाएं और साल उस पर मेहनत करें, तभी वो पूरा हो सकता है। तो जो पाकिस्तान को बेसिकली इस सिलसिले में करना चाहिए, सबसे पहले तो एक एंटी अमेरिकनिज़म हमारी सोसाइटी में नज़र आता है, ख़ास तौर पे लोअर और मिडिल क्लास वाले तबकों में, उसको मेरे नज़दीक इनकरेज करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि हमें इस अमेरिकनाइज्ड एलीट की अब ज़रूरत नहीं रही। हमने अमेरिका के साथ एक उसमें नहीं जाना, हमने अमेरिका से डिफरेंट रास्ता लेना है। तो हमें फिर वो अमेरिकनाइज्ड एलीट, बल्कि उल्टा वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी, वो हमें कन्फ्यूजन में मुब्तला कर रही है, वो हमें अमेरिका की तरफ खींचना चाहती है, वेस्ट की तरफ खींचना चाहती है, जहाँ पर हमारे लिए सिर्फ नुकसान है। तो उस एलीट को हमने दोबारा रीपाकिस्तानाइज करना है या हमने उसको एक्सक्लूड करना है। और पाकिस्तान की सोसाइटी में जो एक अमेरिका के ख़िलाफ़ नेगेटिव सेंटीमेंट्स मौजूद हैं, वो पहले ही बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो उनको मज़ीद ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात लगेगी, लेकिन आई विल से अगेन कि उनको डिस्करेज करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को यूज़ किया है अपने मकासद के लिए, तो हमारा उनके साथ कोई इखलाकी या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा नहीं होती। दे हैव ऑलवेज यूज्ड अस एंड देन थ्रोन अस अवे लाइक टिश्यू पेपर्स। यही यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है। तो हमें अमेरिका से कोई बहुत ज़्यादा ओवरली मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। हमारा चूँकि मफाद ईस्टर्न ब्लॉक के साथ है, तो हमने अपनी नेशन को ही इस तरफ रेडी करना है कि हमने अब अमेरिका से डिफरेंट रास्ते पर जाना है और अमेरिकियों के लिए मोहब्बत नहीं पालनी। इसीलिए जो अमेरिकी कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो हॉलीवुड की ऑब्सेशन है, या जो अमेरिकन टीवी शोज़ की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है स्पेशली अपर मिडिल क्लास में, ये चीज़ें साइकोलॉजी को अफेक्ट करती हैं। और ये उन लड़के लड़कियों की साइकोलॉजी को अफेक्ट कर रही हैं जिन्होंने कल इस मुल्क की लीडरशिप पोजीशंस पे आना है। तो इन चीज़ों को अब रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक आइडियल अमेरिकन वर्ल्ड, एक अमेरिकन ड्रीम को नहीं जीना, हमने अब एंटी अमेरिकन ड्रीम को जीना है। तो हमें इस चीज़ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बैटल माइंड्स की फॉर्म पर लड़ी जाती है। हमने अपनी पूरी नेशन को गैल्वनाइज करना है टू मूव अवे फ्रॉम द वेस्ट एंड अमेरिका। तो उसके लिए ये सारा साइकोलॉजिकल वर्क ज़रूरी है, सारा कल्चरल वर्क ज़रूरी है। जो ब्रेन ड्रेन है हमारा, जो वेस्ट में जा रहा है, जो हमारे बेहतरीन माइंड्स एक बेहतर लाइफस्टाइल की तलाश में वेस्ट में जाते हैं और वेस्ट कर होकर आ जाते हैं, दैट मस्ट बी स्टॉप्ड। ख़ास तौर पे एक तो आर्ट्स वाले ग्रेजुएट हैं, वो तो बिल्कुल ही उसको तो कोई सेंस समझ ही नहीं आती कि वेस्ट हिस्ट्री या फिलॉसफी या इवन रिलीजन अपने प्रिज्म के ज़रिए बढ़ाता है, हमारा तो प्रिज्म ही उनसे डिफरेंट है। अब तो ये सिचुएशन हो गई कि उनके हीरो हमारे विलन हो गए, हमारे हीरो उनके विलन हो गए। तो अगेन वी डू नॉट नीड पीपल स्टडीइंग आर्ट्स, रिलीजन एंड हिस्ट्री फ्रॉम द वेस्ट। ये तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, ये तो हमें अपनी हिस्ट्री एटलीस्ट खुद पता होनी चाहिए। अगर पढ़नी भी है तो उसके बाद फिर ईस्टर्न, अगर बाहर जाने का इतना ही वो है तो फिर ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ रुजू कीजिए। और जहाँ तक बात है साइंसेस की, ऑफ कोर्स वेस्ट टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उस डॉक्टर का क्या फ़ायदा जो कि पाकिस्तान से पढ़ा लेकिन उसने सारी उम्र वेस्ट में पेशेंट्स का इलाज किया, वेस्ट को सर्व किया, वेस्ट के सिस्टम को सर्व किया, वेस्ट में जाकर अपनी सारी वेल्थ जनरेट की और वहीं पर यूज़ भी की। वो उनकी इकॉनमी का हिस्सा बना, उनकी सोसाइटी का हिस्सा बना नहीं। अगर टेक्निकल फील्ड्स में भी कोई बंदा अब इस मुल्क से जाता है तो वो इस तरह जाए कि वो फिर वापस आए, वरना तो वो हमारे लिए नेट लॉस है।
और हमारे पास को बहुत ज़्यादा बहुतात नहीं है पढ़े लिखे स्किलफुल लोगों की कि हम अपने बेस्ट लोगों को वेस्ट में भेजें ताकि वो वेस्ट को सर्व करें और हमारा मुल्क बंजर ही रहे और कहते तो रिजाल का शिकार ही रहे। नहीं, दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड नाउ। और ये सारे काम करने के लिए एक साउंड प्लान बनाना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा नेशनल लेवल पर, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या इवन एस्टेब्लिशमेंट या इन सारे धड़ों से ऊपर हो, जिसको हर कोई फॉलो करे, हर पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देनी चाहिए और सोसाइटी में भी वर्क होना चाहिए कि इस प्लान से कोई भी गवर्नमेंट ना हट सके और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक कन्फ्यूजन में दोबारा ना धकेल सके। ट्रेड से आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी एक्सपोर्ट्स का रुख वेस्ट की तरफ से मोड़ कर डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ करना है, चीन की तरफ करना है, रशिया की तरफ करना है, इन मार्केट्स की तरफ, ईस्ट की मार्केट्स की तरफ करना है, वेस्ट की मार्केट से मूव अवे करना है, अपनी सप्लाई चेन्स को भी वेस्ट की तरफ से डीलिंग करके ईस्ट की तरफ लेकर आना है। इस प्रोसेस में कई साल लगेंगे, ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस भी होगा। वेस्ट फाइट बैक भी करेगा, हमें डिस्टेबलाइजेशन में मुब्तला करने की कोशिश भी करेगा, अपनी सिखाई पढ़ाई हुई सो कॉल्ड एलीट के जरिए हमें गुमराह करने की कोशिश भी करेगा। बट वी हैव टू स्टे द कोर्स इफ वी आर टू सर्वाइव। अगर हमने अब इस टमल्चुअस दुनिया में, इस कोल्ड वॉर में ज़िंदा रहना है तो हमें इस बात की सख्त ज़रूरत है कि हम एक वो जो है ना साबित कदमी से अपने इस रास्ते पर चलें और यही हमारे लिए हकीकी आज़ादी का रास्ता होगा। इसी तरह हम वेस्ट की, सबसे पहले वेस्ट की साइकोलॉजिकल डोमिनेशन को तोड़ेंगे, फिर उनकी इकोनॉमिक डोमिनेशन को तोड़ेंगे, उनकी हमारे जो एक जो इवन मिलिट्री ट्रेनिंग और इन चीज़ों में डोमिनेशन है उसको भी तोड़ेंगे और अल्टीमेटली फिर डीलिंक करेंगे। फिर फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर जो एक चाइना एफर्ट कर रहा है, इसका हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, रशिया, सेंट्रल एशिया का एक ब्लॉक बनाया जाए। हमने पूरी कोशिश करनी है कि वो ब्लॉक ना सिर्फ बने बल्कि बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो, इकोनॉमिकली भी कामयाब हो, एजुकेशनली भी कामयाब हो, वो दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ करने का बायस भी बने, दुनिया में नए नए एवेन्यूज़ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ खोलने का बायस भी बने, ताकि हम सारे मिलकर एक यूनाइटेड फिस्ट की तरह तरक्की कर सकें। और अगेन इस सिलसिले में भी वेस्टर्नर्स विल प्ले द रोल ऑफ स्पॉयलर इन दिस, लेकिन हमने मुकम्मल तौर पर एक यकजान होकर उनका मुकाबला करना है अगर हमने सरवाइव करना है। और इसके लिए मीडिया के लेवल पर, कल्चर के लेवल पर, एजुकेशन कोलैबोरेशन के लेवल पर ये सारी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि हम अपने इस रास्ते से भटके नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब आप एक डायरेक्शन मुतय्यन करते हैं, फिर 2 साल बाद उसको रिवर्स कर देते हैं, फिर 2 साल बाद उसको रिवर्स कर देते हैं, जो कि पाकिस्तान में होता है। हर 2 साल बाद इकोनॉमिक ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, हर गवर्नमेंट एक नई स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन लेकर आती है। नहीं, अब हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग एल्स, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन तमाम एंडेवर्स में, जो कि लार्जर एक एशियन ब्लॉक बनाने के एंडेवर्स हैं, जो वेस्ट से डी लिंक का एंडेवर है, जो अपना ब्रेन ड्रेन वेस्ट की तरफ जाने से रोकने का एंडेवर है, उन सारे प्लान्स को हमने एक नेशनल स्ट्रेटजी और नेशनल सिक्योरिटी का मैटर लेकर आगे चलना है। सिर्फ तभी हम इसमें कामयाब हो सकेंगे। और पाकिस्तान इस सिलसिले में एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, वो ये है कि हमारे मिडल ईस्ट के साथ बड़े वैल्यूएबल लिंकेजेस हैं, जियोग्राफिकल भी, रिलीजियस भी और थ्रू हिस्ट्री भी हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। हम एक वैल्यूएबल रोल प्ले कर सकते हैं कि मिडल ईस्ट को इस चाइनीज़ लेड ब्लॉक के करीब लाया जाए, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, और इसको भी हम अमेरिका से या अमेरिकन वेस्ट वाले ब्लॉक से मूव अवे करने की कोशिश में रोल प्ले करें। क्योंकि अगर पूरा एशिया यूनाइट हो जाता है अल्टीमेटली, तो फिर वेस्ट जो वाइट बारबेरियंस हैं, जो एक डोमिनेशन और एक इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का दौर 300 साल से इस दुनिया पर मुसल्लत है, जो उनका हुस्ने करिश्मा साज करे, जो उनकी एक एब्सोल्यूट डोमिनेशन है, उसको तोड़ने का सुनहरी मौका अब आएगा इस कमिंग बाईपोलर कॉन्फ्रंट्रेशन में। एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी विन दिस। और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज चाहिए होंगे इस साइड पर, और उसमें पाकिस्तान एक बड़ा अहम रोल प्ले कर भी सकता है। तो अभी जो हमारे सामने रोड मैप है, जो लॉन्ग टर्म रोड मैप है, जो हकीकी आज़ादी और डिग्निटी का रोड मैप है, वो यही है। वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द वेस्ट, वी हैव टू डिच द वेस्ट, एंड वी हैव टू डेवलप पार्टनरशिप विद द रेस्ट। डॉक्टर हसान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।